हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं टीईटी का नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है समानता। ठीक है, तो समानता इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे न्यू फ्रेंड हैं, वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम समानता को लास्की के स्टेटमेंट से शुरू कर रहे हैं। लास्की ने कहा कि समानता का यह मतलब नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सबका अलग अलग महत्व होता है, इसलिए समानता का अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों, है ना। स्वतंत्रता और समानता में हम संबंध बताते हैं और समानता के जो प्रकार हैं हम आगे बताएंगे कि समानता के जो प्रकार हैं और अलग अलग विचारक उसके बारे में क्या बताए हैं, तो उस पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता में संबंध बताते हैं। और याद रहे कि मेरा जो भी टॉपिक रहता है वो एग्ज़ाम व्यू से रहता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड रहता है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे एडवांस तरीके से रहता है। जो आएगा वो तो रहेगा ही, प्लस जो आप लोग से छूटे ना, है ना, कोई मिस ना हो, आने की संभावना जिस क्वेश्चन की है वो भी मैं इसमें सम्मिलित कर देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्रता और समानता में संबंध। तो स्वतंत्रता और समानता में गहरा संबंध है और उसमें अलग अलग जो टॉपिक हैं, अलग अलग राइटर हैं, उससे भी रिलेटेड हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लेखक इस विचार से सहमत नहीं हैं, यानी कि स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध है। और कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए संबंध और कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, है ना। एक दूसरे के कोई विरोधी मानते हैं और एक दूसरे के पूरक मानते हैं। ये दोनों बातें हैं कि समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इसी टॉपिक की बहस है और इसी को अलग अलग विचारक ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। तो इसी को देखते हैं। जैसे टॉकविले हैं, एक्टन हैं, ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने एक दूसरे को विरोधी माना है, यानी समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे को विरोधी माना है। एक्टन कहते हैं कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया। ऐसे विचारकों का कथन है कि जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं रह सकती और जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और ये विचारक इस तरीके से भी कहते हैं असमानता तो हमें प्रकृति से मिली है। उनका ये तर्क है कि असमानता, इनइक्वलिटी, तो हमें तो प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। स्वयं प्रकृति में हमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कहीं नदी हैं तो कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं। सब व्यक्ति समान रूप में योग्य नहीं है। यदि हम एक योग्य व्यक्ति को अयोग्य व्यक्ति के बराबर कर दें तो इससे योग्यता का समाज में कोई मूल्य नहीं रहेगा, सारा काम खराब हो जाएगा। एक्टन और टॉकविले के ये विचार आजकल के मानव समाज को मान्य नहीं है। ठीक है, आजकल हम यह मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों सहचरी हैं, यानी साथ साथ चलते हैं। एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। यदि व्यक्ति को अबाध स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह अपनी मनमानी करेगा और दूसरों को हानि पहुंचाएगा। समाज तभी ठीक चल सकता है जबकि हम मनमानी करने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर कुछ बाधाएं लगाएं। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने स्वतंत्रता का अर्थ गलत निकाला, है ना। उन्होंने आर्थिक समानता को कोई महत्व नहीं दिया और सरकार के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की, यानी कि लेसेस फेयर पर बल दिया। तो इसके जो मुख्य समर्थक हैं वो है एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। और व्यक्तिवादियों का यह विचार था कि पूंजीपतियों और मजदूरों में खुला मुकाबला होना चाहिए। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को अच्छी तरह जानता है, इसलिए सरकार को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
सब कुछ मांग और पूर्ति के फार्मूले के हिसाब से ठीक बैठ जाएगा। यदि वस्तुओं और मजदूरों की अधिकता होगी तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, यदि उनकी कमी होगी तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। ठीक है। इंग्लैंड तथा यूरोप के कई अन्य देशों में यह सिद्धांत व्यवहार में प्रयुक्त किया गया और इसके बहुत भयानक परिणाम दृष्टिगोचर हुए। वहाँ पूंजीपतियों पर सरकार का कोई नियंत्रण न रहा। पूंजीपतियों ने इस स्वतंत्रता का खूब लाभ उठाया, फ़ायदा उठाया और मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण किया गया, है ना। उन्होंने मजदूरों को कम से कम वेतन दिया और सबसे अधिक से अधिक काम लिया। इससे मजदूरों की बहुत दुर्दशा हो गई और इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। व्यक्तिवाद का घोर विरोध करने के लिए समाजवाद का उदय हुआ, क्योंकि पूंजीपतियों ने मजदूरों का शोषण किया। पूंजीपति भले आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वो स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर वो ऐसा करते हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी है मजदूर वर्ग, उसका ये ध्यान नहीं देते। तो इसी के रिजल्ट में, इसी के परिणाम में समाजवाद पनपा, समाजवाद पैदा हुआ। तो समाजवाद ने व्यक्तिवाद का पूर्ण खंडन किया और इस बात पर बल दिया कि आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता व्यर्थ है, क्योंकि जैसा लास्की ने कहा कि जहाँ कुछ लोग शिक्षित और अशिक्षित तथा अमीर और गरीब होते हैं, हम सदा स्वामी और दासों का संबंध पाते हैं। सीएम जोड ने भी कहा है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत जिसका राजनीति में मूल्य नहीं आंका जा सकता, अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ जब उसे आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया। हॉब्सन ने भी ये कहा कि एक भूख से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है। वह स्वतंत्रता को न तो खा सकता है, न ही पी सकता है। अरिस्टोनी ने सत्य ही कहा है कि समानता स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। प्रोफेसर पुलर्ड ने भी इसी विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक समाधान है, वह है समानता। अतः स्वतंत्रता और समानता इकट्ठी चलती है, एक के बिना दूसरी निरर्थक है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। एल.टी. हॉबहाउस ने अपनी प्रसिद्ध कृति द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस 1922 के अंतर्गत लिखा है कि न्याय का नाम आते ही हर कोई नतमस्तक हो जाता है, परंतु समानता की बात उठने पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं और नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। अरस्तु ने कहा था, न्याय का अर्थ है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए और असमान लोगों के साथ असमान बर्ताव किए जाए, है ना। ट्रीटिंग इक्वली एंड अनइक्वली। इसका मतलब यह है कि न्याय करने से पहले यह पता लगाना ज़रूरी है कि कौन से लोग समान हैं और कौन से असमान हैं। अरस्तु ने चेतावनी दी थी कि जो लोग एक तरह से समान हैं, कभी कभी वे यह समझने लगते हैं कि उन्हें हर तरह से समान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर से अरस्तु ने कहा, उदाहरण के लिए जो लोग नागरिकों के रूप में दूसरों के समान या समकक्ष हैं, वे यह सोचने लगते हैं कि इन्हें उन्हीं के समान शक्ति, धन, संपदा, मान, मर्यादा भी प्राप्त होनी चाहिए, पर चूँकि उन्हें ये सब विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनके मन में अन्याय की अनुभूति पैदा होती है। इसे समाज में वैमनस्य की भावना पनपने लगती है, जो आगे चलकर विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। समाज में शांति कायम रखने के लिए ऐसी भावना पैदा नहीं होने देना चाहिए। अतः राज्य में समानता के विचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको मालूम है कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया था, इसीलिए वो समानता नहीं चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। समकालीन अंग्रेज दार्शनिक आइजिया बर्लिन ने अपने प्रसिद्ध निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत शुरू में स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे से स्वाधीन मूल यानी इंडिपेंडेंट वैल्यू मानते हुए तक दिया था कि भिन्न भिन्न मूल्यों का विश्लेषण करते हुए उन्हें किसी एक में नहीं बदला जा सकता, है ना।
कि भिन्न भिन्न मूल्यों का विश्लेषण करते हुए उन्हें किसी एक में नहीं बदला जा सकता, परंतु आगे चलकर स्वतंत्रता को केंद्रीय मूल्य के रूप में स्थापित करते हुए समानता के दावे को बहुत पीछे धकेल दिया। बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ केवल यह है कि किसी व्यक्ति को अपने ध्येय की पूर्ति के दौरान दूसरों की ओर से किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक रूपों में अंतर करते हुए बर्लिन ने तर्क दिया कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है और सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है जिसे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। बर्लिन ने तर्क दिया कि यदि कोई व्यक्ति आज़ाद पंछी की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ नहीं सकता या व्हेल मछली की तरह समुद्र में तैर नहीं सकता तो यह उसकी अपनी कमी है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति उत्तम भोजन, विश्व भ्रमण या न्यायालय की शरण में जाने का खर्च नहीं उठा सकता, परंतु इन सुविधाओं पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा है, तो वह राज्य से यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इस तरह बर्लिन ने वर्तमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं के निराकरण को राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर मानते हुए या बाहर रखते हुए समानता के दावे को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब हम रूसो के बारे में देखते हैं। वो रूसो जो है अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी के अंतर्गत मनुष्यों में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर किया है। पहला है प्राकृतिक विषमता और दूसरा है परंपरागत विषमता, है ना। प्राकृतिक विषमता यानी नेचुरल इनइक्वालिटी और परंपरागत विषमता यानी कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो रूसो कहता है कि प्राकृतिक विषमता वस्तुस्थिति का विवरण देती हैं, जैसे कि मनुष्य में आयु, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, सौंदर्य, बाहुबल, बुद्धिबल इत्यादि में पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं, है ना। ये विभिन्नताएं हैं और ये विभिन्नताएं प्राकृतिक व्यवस्था की देन है, इसे नेचर ने बनाया है। ये प्रायः अटल अपरिवर्तनीय होती हैं। इन्हें मनुष्य ने न तो स्वयं बनाया है और न इसमें कोई फेरबदल कर सकता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक विषमता में मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कुछ भी बदल नहीं सकता। दूसरी ओर जो परंपरागत विषमता है वो धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति की विभिन्नताओं को सूचित करती है। इसके अंतर्गत कुछ गिने चुने लोगों को ऐसे विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं जिससे जनसाधारण को वंचित रखा जाता है। और ये विभिन्नताएं सामाजिक व्यवस्था की देन है और ये परिवर्तनीय है, यानी इंसान इसको बदल सकता है, मनुष्य इसको संशोधित कर सकता है, पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। तो चूँकि इसे मनुष्य स्वयं बनाता है और वह इसमें फेरबदल कर सकता है। उदाहरण के लिए प्रकृति ने मनुष्य गोरे और कुछ काले बनाए हैं, ये प्राकृतिक विषमता होती है। मतलब प्रकृति ने कुछ गोरे काले लोग को बनाया है, ये प्राकृतिक विषमता है, इसको नहीं बदला जा सकता। यदि गोरे लोग शानदार मकानों में रहते हैं और काले लोग झोपड़ियों में रहते हैं तो यह व्यवस्था प्रकृति ने नहीं बनाई, इसे मनुष्यों ने बनाया है ना। मकान, घर, झोपड़ी ये सब मनुष्यों ने बनाया है, यह परंपरागत विषमता है। जब हम समानता के सिद्धांत के आधार पर ये कहते हैं कि गोरे और काले दोनों को या गोरे और काले लोगों को शिक्षा, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति और सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक जैसे अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, तब हम निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन की मांग कर रहे होते हैं, है ना। यानी लोगों के बीच हम समानता लाने की बात करते हैं कि सभी लोग को सुविधाएं, धन संपत्ति या पद प्रतिष्ठा जो भी है वो बराबर होना चाहिए, तो हम सामाजिक परिवर्तन की मांग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि स्वतंत्रता की तरह समानता भी राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण विषय है। समानता की धारणा एक और स्वतंत्रता के सिद्धांत और दूसरी ओर न्याय के सिद्धांत के एक समवाय का निर्माण करती हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिनिधि विचारक लॉक कहते हैं कि प्रकृति का कानून सारी मानव जाति को जो केवल इसी से सलाह लेगी यह शिक्षा देता है कि सभी के समान
तथा स्वतंत्र होने के कारण किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापकों ने 1776 में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। 1776 में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहाँ जारी हुआ? अमेरिकी राष्ट्र के संस्थापकों ने ये जारी किया। उसमें कहा गया घोषणा पत्र में कि सभी लोग जन्म से समान हैं। उनके निर्माता ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जिन्हें छीना नहीं जा सकता। इसी प्रकार फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने 1789 में व्यक्ति एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पारित की। इसमें कहा गया कि मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं। अतः 1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के नाम पर हुई फ्रांसीसी क्रांति से समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि समानता एक बहुआयामी धारणा है, अतः इसे परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। इस संदर्भ में अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि समानता एक बहुरूपीय विचार है। यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती है। ठीक, नेक्स्ट देते हैं कि समानता से अभिप्राय एक ऐसी परिस्थितियों के निर्माण से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों का अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त कर सके और जिनके द्वारा व्यक्तित्व के विकास के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर किए जा सके। समानता का दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य सुविधाओं तथा अधिकारों के वितरण में किसी भी व्यक्ति या वर्ग विशेष के साथ पक्षपात न करे। प्रोफेसर लास्की के कथनानुसार समानता के दो अर्थ हैं। प्रथम, विशेषाधिकारों या विशेष सुविधाओं का अभाव, और द्वितीय, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना। ठीक, लास्की की बात है कि लास्की समानता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहता है कि समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इसी कोटेशन से ही शुरू किया था। तो अथवा जैसे प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए अथवा प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ कि कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट है विचारक अप्पादुराय के शब्दों में, यह कहना कि सब मनुष्य समान है ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है ना। तो समानता की अवधारणा अति प्राचीन है। समानता के सिद्धांत का जन्म प्राचीन मध्य युग में विशेषाधिकारों से संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। समानता का समर्थन करने वालों में सोफिस्ट और स्टोकवादी चिंतक एडिफोन यूरोपाइड्स आदि प्रमुख थे। रोम काल में गुलामों के प्रसिद्ध नेता स्पार्टकस ने कहा कि हर मानव के रक्त का रंग एक जैसा है। मध्ययुग के प्रारंभ में ईसाई प्रचारकों ने मानव की समानता तथा सामाजिक समानता की बात तो नहीं की, किंतु राजतंत्र तथा कुलीन तंत्र का उदय होने के कारण यह अवधारणा केवल ईश्वर के समक्ष समानता तक सीमित रह गई और सामाजिक व्यवस्था में विषमता ज्यों की त्यों बनी रही। आधुनिक काल में समानता के विचारकों का प्रारंभ मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ, जिसने पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से सामंतवादी विषमता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इंग्लैंड में 1649 और 1688 की जो घटनाएं हुई, अमेरिका में 1776 का घोषणा पत्र जो आया, फ्रांस में जो 1789 की क्रांति हुई, वो सब समानता की दिशा में प्रमुख राजनीतिक आंदोलन थे। प्राचीन काल में अरस्तु ने यह मत प्रतिपादित किया कि राज्यों में होने वाले विद्रोह का मुख्य कारण विषमता है। ठीक है, नहीं देखते हैं लेनिन ने क्या कहा। लेनिन कहते हैं कि जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण किए जाने की सारी संभावनाएं बिल्कुल नष्ट नहीं कर दी जाती, तब तक वास्तविक व सही समानता नहीं हो सकती। बार्कर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में ये बात लिखा है कि समानता का अभिप्राय
यह है कि अधिकारों के रूप में मुझे जो भी स्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं वे अन्य लोगों को वैसे ही कराई जाएं, और यह कि जो अन्य अधिकार लोगों को उपलब्ध कराए जाएं वो वे भी मुझे मिले, है ना। अरस्तु ने समानता का अर्थ आनुपातिक समानता की अवधारणा के रूप में व्यक्त किया, जिसका अर्थ है समकक्षों के मध्य समानता। प्राचीन ग्रीक युग में समानता की दो परंपराओं का जन्म हुआ। एक परंपरा में जहाँ समानता का विरोध किया गया, वहीं दूसरी परंपरा में समानता का समर्थन किया गया। प्लेटो तथा अरस्तु ने समानता का विरोध किया। इन लोगों ने दास वर्ग की पैरवी कर समाज का विभाजन किया तथा व्यक्तियों को शारीरिक क्षमता, नैतिक गुण, विवेक के आधार पर भिन्न भिन्न बताया। ठीक है, यानी प्लेटो और अरस्तु ने भी समानता का विरोध किया, एक तरीके से कह सकते हैं। और स्टोइक दार्शनिकों जैसे सिसरो, सिनेका आदि ने दास प्रथा का विरोध किया तथा मानव समता का प्रबल समर्थन किया। मध्ययुग में असमानता के सिद्धांत को कानूनी मान्यता दी गई। जन्म से असमानता का नियम स्वीकार किया गया। समाज में 3 वर्ग व्याप्त थे, जिसमें पहले 2 वर्ग पोपशाही एवं कुलीन वर्ग सत्ता के अधिकारी थे तथा जो तीसरा वर्ग था वो इन दोनों वर्ग पर आश्रित थे। जो तीसरा वर्ग था वो दोनों वर्ग पर आश्रित थे। 18वीं शताब्दी में पूंजी वर्ग ने सामंतशाही के विरुद्ध सामाजिक तथा राजनीतिक समानता की मांग उठाई। इन्होंने समानता से अर्थ विशेष कानूनी सुविधाओं का अंत करके प्रत्येक व्यक्ति हेतु समान कानून व अवसरों की उपलब्धता से लिया। ठीक है, जो लॉक, रूसो, पेन, जेफरसन, इन्होंने मनुष्यों को प्राकृतिक रूप से समान घोषित किया। लॉक ने कहा कि राजनीतिक सत्ता को उचित रूप में समझने के लिए तथा इसके मौलिक रूप को जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि प्राकृतिक रूप में व्यक्ति किस अवस्था में थे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यह स्थिति समानता की स्थिति थी। समस्त शक्ति व अधिकार परस्पर संबंधित थे, जिसमें किसी को दूसरे से अधिक कुछ नहीं प्राप्त था। ये लॉक का कथन था। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में रूसो कहते हैं कि समानता की जोरदार सिफारिश रूसो ने किया है। असमानता को संपत्ति तथा सभ्यता के साथ जोड़ा है। 1776 में अमेरिकी घोषणा पत्र में यह मत प्रतिपादित किया गया कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध स्वीकार करते हैं कि मनुष्य समान है, यानी सभी मनुष्य समान हैं। तो ये रूसो ने कहा है। उदारवादी कंडोटसेट ने समानता के अर्थ की व्याख्या फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद की। यहाँ पर गलत हुआ है, 1789 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी स्वतंत्रता को आवश्यक बताया, आर्थिक समानता की बात नहीं की। समानता के उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लास्की ने किया। लास्की के अनुसार जब तक मनुष्य अपनी अपेक्षा, योग्यता तथा आवश्यकताओं में असमान है, व्यवहार की असमानता असंभव है। तो आप लोग मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। आप लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को पास करके समझ करके तभी आगे बढ़ें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्की के अनुसार लास्की के अनुसार समानता से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के विकासार्थ जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो सभी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक समाज तथा राज्य द्वारा प्रदान किए जाएं। समाज में कोई विशेष हित न हो, कोई विशेष वर्ग अथवा व्यक्ति समूह राज्य की शक्ति को अपने ही हित साधनार्थ प्रयुक्त ना करे, यानी कोई स्वार्थवश अपना कोई काम ना करे। समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार मार्क्सवादी दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है असमानता के कारकों, विशेषाधिकारों तथा परिस्थिति संबंधी अंतरों को स्पष्ट एवं नष्ट करना। उन उद्देश्यों के बावजूद मार्क्स ने सर्वांगीण अथवा पूर्ण समानता का समर्थन नहीं किया और न ही मार्क्स और एंजेल्स ने समानता पर स्पष्ट विचार व्यक्त किए। ठीक है,
मार्क्सवादी पूंजीवादी समाज में व्याप्त, यानी जो मार्क्सवादी थे, आप ऐसे देख सकते हैं, जो मार्क्सवादी हैं वो पूंजीवादी समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को समाप्त करके वर्गहीन व राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इस समाज में सामाजिक आर्थिक समानता हेतु सुप्रसिद्ध साम्यवादी नारा था, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, यानी कि उसकी अपनी क्षमता के अनुसार भी काम करना है, ऐसा नहीं है वो क्षमता से ज़्यादा कोई काम लेगा, और उसको जो आवश्यकता हो उसी के हिसाब से उसको मिलना चाहिए, है ना। तो ये वर्गहीन राज्यहीन समाज में ही संभव है। तो समानता के दो रूप हैं, एक नकारात्मक समानता और दूसरा है सकारात्मक समानता। तो आइए देखते हैं कि नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता क्या है, उसको अलग अलग इस पर प्रकाश डालते हैं। तो नकारात्मक समानता से तात्पर्य है कि किसी वर्ग विशेष को विशेष सुविधा न प्राप्त हो, ठीक है, तथा विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी प्रकार का कोई विभेद न किया जाए, तो इसको हम नकारात्मक समानता कहते हैं। तो लास्की के अनुसार जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं, वही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। ये नकारात्मक समानता को स्पष्ट करता है। संक्षेप में इन विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए समानता का अर्थ उन विषमताओं को दूर करना है जो नैसर्गिक नहीं हैं और समान अवसर के अभाव में उत्पन्न हो गई हैं। आइए देखते हैं सकारात्मक समानता क्या होती है। तो सकारात्मक समानता से तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हों। प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। समानता का वास्तविक रूप सकारात्मक है। तो लास्की के ही शब्दों में सभी व्यक्तियों की प्राथमिक व अति महत्वपूर्ण मांगों की पूर्ति सर्वप्रथम की जाए। डी रफेल ने कहा है कि समानता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सब लोगों को बराबर अधिकार है कि उनकी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि अवश्य हो। इसके अंतर्गत मानवीय क्षमताओं के विकास और उनके प्रयोग के अवसर भी आते हैं। ठीक है, समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब इस समानता के प्रकार देखते हैं दोस्तों। तो पहला हम देखते हैं प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता क्या होती है? प्राकृतिक समानता से तात्पर्य है कि मनुष्य जन्मतः समान होता है, अतः प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। असमानता कृत्रिम है और समाज की देन है। पॉलिबियस, सिसरो, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स आदि विचारकों ने प्राकृतिक समानता का समर्थन किया। वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की विचारधारा सर्वथा भ्रममूलक है। मनुष्य असमान ही जन्म लेता है, मनुष्य में भेद प्रकृति प्रदत्त है, अतः प्राकृतिक समानता मात्र काल्पनिक व्याख्या प्रतीत होती है। ये लोगों का कहना है। ठीक है, कोल के शब्दों में मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग अपना लॉजिक रखे हैं कि भिन्न है। सामाजिक समानता अब देखते हैं। सामाजिक समानता क्या कहता है कि सामाजिक समानता से आशय है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए तथा समाज अपने सदनों को जो अधिकार या सुविधाएं देता है, यहाँ सदस्यों होगा, जो अधिकार या सुविधाएं देता है उसमें किसी प्रकार का भेद ना किया जाए, यानी कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के घोषणा पत्र 1948 का जो घोषणा पत्र है उसके हिसाब से सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में भी सामाजिक समानता संबंधी व्यवस्था की गई है। तो आपको मालूम है कि हमारा संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक की जो बातें हैं वो समानता का ही अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी देता है। तो इसमें आगे देखते हैं कि नागरिक समानता तथा कानूनी समानता से प्रायः दो अर्थ लिए जाते हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण।
तो प्रथम, राज्य के कानूनों की दृष्टि में समस्त मनुष्य समान हो, और द्वितीय, राज्य के कानून द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद न किया जाए, है ना। तो भारत के संविधान में उल्लिखित है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। डायसी ने कहा है कि कानून के समक्ष समानता का वर्णन इस प्रकार है कि हमारे देश में प्रत्येक अधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो अथवा पुलिस का सिपाही अथवा कर वसूल करने वाला, या गैर कानूनी कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना एक साधारण नागरिक। ठीक है, यानी कि पुलिस का सिपाही अथवा कर वसूल करने वाला या गैर कानूनी कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना एक साधारण नागरिक। यानी इस कानून सभी के लिए बराबर है। तो रूसो कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी बुक है, उन्होंने लिखा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। और जे आर लुकस ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में कानून के समक्ष समानता की स्पष्ट सटीक परिभाषा दी है कि कानून के समक्ष समानता यह विश्वास नहीं दिलाती कि कानून सबके साथ समान बर्ताव करेगा, बल्कि यह निश्चित करती है कि कानून तक सबकी समान पहुंच होगी और केवल उन्हीं बातों पर विचार किया जाएगा जिन्हें कानून के अंतर्गत प्रासंगिक माना जाता है। राजनीतिक समानता से तात्पर्य कि बिना किसी भेदभाव के समाज के समस्त नागरिकों को राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का समान रूप से अवसर प्राप्त हो। लास्की के शब्दों में, जो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं, वही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होने चाहिए। अब देखते हैं आर्थिक समानता क्या है। आर्थिक समानता कहता है कि आर्थिक समानता मार्क्सवादी विचारधारा की देन है और यह समाजवादी पद्धति की आधारशिला है। आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि समाज में उत्पादन और संपत्ति का न्यायोचित वितरण हो, जिससे समाज के किसी एक वर्ग के हाथ में सारी संपत्ति एकत्रित न हो जाए। ठीक, ब्राइस के अनुसार आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि धनवान और निर्धन के अंतर को समाप्त कर दिया जाए और प्रत्येक स्त्री पुरुष को सांसारिक भौतिक पदार्थ समान रूप से प्राप्त हों। लास्की ने आर्थिक समानता को सभी प्रकार की समानता का मूल माना है। उनके अनुसार कुछ लोगों के पास प्रचुर मात्रा में धन होने के पहले सबकी आवश्यकताएं अच्छी तरह से पूरी हो जाएं। आर्थिक समानता लोकतंत्र की सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वहीन हो जाती है। समाज का सही विकास तभी संभव है जब उसके सदस्यों के बीच न्यूनतम आर्थिक समानता प्राप्त हो। ठीक, इसी संबंध में मैथर्नाल्ड का कहना है कि असमानता धनिक वर्ग को वैभव देती है, मध्यम वर्ग को बुरा बनाती है और निम्न वर्ग को असभ्य या बर्बर बनाती है। रूसो के ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ठीक ही कहा गया कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए, न तो वह अमीरों की संख्या बढ़ने दे और न भीख मांगों की संख्या बढ़ने दे। ठीक, नहीं देते हैं। स्वतंत्रता और समानता में जो संबंध मैंने पहले बताया उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि स्वतंत्रता और समानता में संबंध, स्वतंत्रता और समानता दोनों फ्रांस की क्रांति की देन है और किसी भी शासन व्यवस्था की सफलता के लिए स्वतंत्रता और समानता आवश्यक शर्तें हैं। स्वतंत्रता और समानता के संबंध में दो प्रकार की बातें की जाती हैं, दो विचारधारा प्रचलित है। स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, जैसे लॉर्ड एक्टन, डी टॉकवेली, फ्रीडमैन, मिशेल, पेरेटो इस विचारधारा के समर्थक हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त है जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। विचारधारा को मानने वालों का विचार है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदत्त की जाए, जो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए और यह असमानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। जैसे कि लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। समकालीन अंग्रेज दार्शनिक आइज़िया बर्लिन
ने भी स्वतंत्रता के केंद्रीय मूल को समझते हुए समानता के दावे को पीछे धकेल दिया है। और स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक में कहने वाले कौन कौन हैं? जो एक दूसरे के पूरक कहने वाले विचारक हैं वो हैं हैरिंगटन, मेटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रोसो, बार्कर, लास्की। ये सबका कहना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। लास्की के अनुसार डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन के मस्तिष्क में स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा होने के कारण ही उनके द्वारा स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझा गया, किंतु यह एक गलत संदेश है और उनके द्वारा समानता का तात्पर्य गलत रूप में लेने के कारण ही ऐसा किया गया। स्वतंत्रता और समानता को परस्पर पूरक मानने वालों के अनुसार स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हों तथा समानता से अर्थ उन परिस्थितियों से है जिसमें सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हों, अतः लोगों के एक उद्देश्य हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ठीक है, समानता एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, यहाँ एक होना चाहिए। लास्की के अनुसार यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है। जहाँ गरीब और साहूकार हों, शिक्षित और अशिक्षित हों, वहाँ मालिक और नौकर ज़रूर मिलेंगे। निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि समानता स्वतंत्रता की आधारशिला है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता महत्वहीन है। इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, यदि राजनीतिक समानता नहीं है तो स्वतंत्रता व्यर्थ है, क्योंकि जनता का अधिकांश भाग शासन में कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। नागरिक अथवा कानूनी समानता न होने पर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व्यर्थ है। सामाजिक समानता न रहने पर स्वतंत्रता कुछ विशेष व्यक्तियों तक सीमित रहेगी, और आर्थिक समानता अगर नहीं होगी तो धन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यही वर्क कर पाएगा कौन? जिसके हाथ में आर्थिक स्वतंत्रता ज़्यादा रहेगी, वही कर पाएगा। तो पुलार्ड ने मत व्यक्त किया कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, वह हल है समानता में निहित है। लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराख के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। अतः आर स्टोनी, लास्की, सी.बी. मैकफर्सन समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज समानता का जो पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर किया, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप सब लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, विचार करें, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक मैं लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए उसको भी पढ़िए। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ आप लोग उसको पहले देखें। ठीक है, आपका मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।